नमस्कार साथियों, जैसे कि आज जो है हम डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर की जो है सामाजिक अध्ययन में इतिहास में जो है हम आज भारत में प्रथम वंश की स्थापना में मौर्य वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। तो भारत में जो है मौर्य वंश की स्थापना कब और कैसे हुई, इसके बारे में हम संक्षिप्त में जानेंगे और चंद्रगुप्त के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। भारत में जो है जिस समय चंद्रगुप्त जो है राजा बने थे, उस समय जो है भारत में राजनीतिक बिखराव बहुत ही अधिक था। चंद्रगुप्त ने जो है सबसे पहले सिकंदर के साथ युद्ध किया और उसे पराजित कर सिंध तथा पंजाब पर सबसे पहले अपना अधिकार कर लिया। चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं अभी सिकंदर पर आक्रमण कर वह जीत गए और अब इनका पंजाब और सिंध पर एक छत्र शासन हो गया। उसके बाद जो है इन्होंने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को मगध में हराकर मौर्य वंश की स्थापना 321 ईसा पूर्व में अपने गुरु चाणक्य की सहायता से इन्होंने की थी। तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। उनके संबंध में डॉक्टर रमाशंकर त्रिपाठी का मत है कि सिकंदर के चले जाने के उपरांत भारत के राजनीतिक गगन मंडल में एक नया सितारा निकला, जिसने अपने प्रकाश से अन्य सभी को अंधकार में डाल दिया। इतिहासकारों के अनुसार चंद्रगुप्त का जन्म लगभग 345 ईसा पूर्व मौर्य अथवा मौर्य वंश के क्षत्रिय कुल में हुआ था। यानी चंद्रगुप्त का जन्म कब हुआ था? 345 ईसा पूर्व में। किस में हुआ था? मौर्य वंश में हुआ था। अब ये जो मौर्य जो हैं, ये शाक्यों की एक शाखा है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य का विस्तार कर समस्त भारत को एक राजनीतिक सूत्र में बांधा और उसका साम्राज्य पश्चिम से हिंदुकुश पर्वत से और पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक तथा उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर तक विस्तृत था। चंद्रगुप्त के विषय में जानने का जो हमें इनके बारे में जो है हमें जानकारी जो मिलती है वह किससे मिलती है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र तथा मैग्नेस्थीज की इंडिका के बारे में हमें जो है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है। और मौर्य वंश के प्रशासन, उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में भी जो है हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र एवं मैग्नेस्थीज की इंडिका के बारे में इंडिका से जो है हमें जानकारी मिलती है। अब आप लोग सोच रहे हैं कौटिल्य कौन थे? कौटिल्य जो है वास्तव में जो है चंद्रगुप्त मौर्य के ही गुरु थे, जिन्हें हम चाणक्य के नाम से जानते हैं। इनका चाणक्य का जो है दूसरा नाम विष्णुगुप्त भी था। आइए हम चंद्रगुप्त के बारे में जानते हैं कि इन्होंने कैसे क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त की और संपूर्ण भारत पर कैसे अपना शासन किया। चंद्रगुप्त तथा चाणक्य एक विशाल तथा संगठित केंद्रीय भूमि साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे। अपनी इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए चंद्रगुप्त ने जो है निम्नलिखित प्रदेशों पर विजय प्राप्त की। किस किस पर विजय प्राप्त की? नंबर 1, पंजाब पर विजय। चंद्रगुप्त ने अपनी विजय पंजाब से आरंभ की। पंजाब को अपने अधिकार में करने के उपरांत सिकंदर जो है भारत से चला गया। उसकी मृत्यु के उपरांत भारतीयों ने यवनों के विरुद्ध विप्लव आरंभ कर दिया। उसने यूनानियों को पंजाब से बाहर निष्कासित करना आरंभ किया। 316 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त संपूर्ण पंजाब पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। इसका मतलब ये हुआ कि जब चंद्रगुप्त राजा बने थे तो उस समय जो है सिकंदर पंजाब का शासक था। तो इन्होंने क्या किया कि उस युद्ध किया और उसे
भारत से खदेड़ दिया और पंजाब पर इन्होंने अपना शासन स्थापित कर लिया। भाई सिकंदर हार गया तो उन्होंने जो है समस्त यूनानियों को जो है भारत से निष्कासित मतलब निकाल दिया। ठीक है, आइए इनकी नेक्स्ट विजय देखते हैं, मगध राज्य पर विजय। जब चंद्रगुप्त ने जो है पंजाब और सिंध पर अपना शासन कर लिया, उसके बाद जो है इन्होंने मगध राज्य पर आक्रमण किया। आइए तो हम मगध राज्य पर इनके आक्रमण के बारे में पढ़ते हैं। चंद्रगुप्त ने नंदों का विनाश कर मगध साम्राज्य पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए पूर्व की ओर प्रस्थान कर दिया। नंदराज घन नंद युद्ध में मारा गया और चाणक्य ने 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त को मगध के सिंहासन पर बैठा दिया। भाई क्या हुआ कि जो मगध राज्य पर किसका शासन था? मगध राज्य पर जो है नंद वंश का शासक था, और नंद वंश का उस समय शासक कौन था? घनानंद। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है घनानंद पर आक्रमण किया, जिसमें क्या होता है कि घनानंद युद्ध में मारा जाता है और चंद्रगुप्त मौर्य जो है जीत जाती है, और यहीं इन्हें चाणक्य जो है उनके गुरु 321 ईसा पूर्व में जो है चंद्रगुप्त को मगध के सिंहासन पर बैठा देते हैं और राजा घोषित कर देते हैं। ठीक है, मल्लकेतु के विद्रोह का दमन इन्होंने किया। अब मल्लकेतु के विद्रोह का दमन क्या था? क्या हुआ था कि जब ये चंद्रगुप्त मौर्य जो है मगध के जब राजा बन गए थे, तो एक शासक था प्रवर्तक, जिसके साथ जो है चंद्रगुप्त ने विजय के बाद जो है संधि कर ली थी। अब ये प्रवर्तक जो था वो हिमालय पर्वत के पास में जो जिले थे उसका शासक था। कुछ समय बाद क्या होता है कि प्रवर्तक जो है उसकी मृत्यु हो जाती है, और उसका जो बेटा होता है मल्लकेतु, वह उसका उत्तराधिकारी बनता है। यानी अपने पिता के बाद जो है शासक कौन बनता है? मल्लकेतु। तो ये जानकारी जो है हमें मुद्रा राक्षस से मिलती है। मुद्रा राक्षस एक नाटक है जिसके रचयिता जो है विशाख दत्त हैं। उनके नाटक से हमें ये जानकारी इनके मल्लकेतु के बारे में मिलती है। अब मल्लकेतु क्या था? उसका बेटा था, किसका? प्रवर्तक का। तो उस समय क्या हुआ था कि नंद वंश को इन्होंने हराकर ये शासक बने हुए थे, तो उसके जो मंत्री और उस वहाँ के जो सामंत थे, उन्होंने जो है मल्लकेतु को इनके विरोध में खड़ा कर दिया। पर क्या हुआ कि चंद्रगुप्त के भाई मंत्री कौन थे? इनके गुरु चाणक्य, जिन्होंने अपनी कूटनीति का सहारा लिया और विपक्षियों में ही फूट उत्पन्न कर दी। फिर क्या होता है कि मल्लकेतु जो है विवश होकर चंद्रगुप्त की अधीनता को स्वीकार कर लेता है। आगे देखिए नेक्स्ट, दक्षिण भारत पर विजय। उत्तर भारत पर जब चंद्रगुप्त विजय प्राप्त कर लेते हैं, तो ये दक्षिण भारत पर भी अपनी विजय पताका फहराने का इन्होंने साहस किया। महाक्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ के अभिलेख से पता चलता है कि किसके अभिलेख से पता हमें चलता है? महाक्षत्रप रुद्रदामन के अभिलेख से पता चलता है कि सौराष्ट्र पर चंद्रगुप्त का अधिकार था। सौराष्ट्र मतलब गुजरात पर किसका अधिकार था? चंद्रगुप्त का अधिकार था। और ये जानकारी हमें किससे प्राप्त होती है? तो महाक्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से जो है हमें यह जानकारी प्राप्त होती है। संभवतः 303 ईसा पूर्व में मालवा उसके अधिकार में आया और पुष्यगुप्त वैश्य राष्ट्रीय वहां के प्रबंध के लिए नियुक्त किए, जैसे सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। इससे यह निश्चित हो कि मालवा तथा काठियावाड़ जो है उसके राज्य के अंतर्गत थे। यानी सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? पुष्यगुप्त वैश्य ने कराया था, जिससे कि मतलब ये क्या निश्चित होता है कि मालवा और काठियावाड़ जो है राज्य जो है चंद्रगुप्त के अधीन थे। ठीक है, आगे देखिए। दक्षिण पर विजय हमने पढ़ी ली, उत्तर पर विजय इन्होंने प्राप्त कर ही ली थी। अब क्या हम इनके साथ जो है किसका संघर्ष होता है? चंद्रगुप्त के साथ जो है आगे चल के जो है शैलुकश के साथ संघर्ष होता है। जब इन्होंने इन सब राज्यों पर विजय प्राप्त कर ली, तो सैलुकस के साथ इनका जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो है संघर्ष शुरू होता है। अब ये आप लोग सोच रहे होंगे ये सैलुकस कौन था? तो आइए सैलुकस के बारे में हम लोग जानते हैं। चंद्रगुप्त का अंतिम संघर्ष जो है किसके साथ होता है? सिकंदर के सेनापति सैलुकस के साथ हुआ। जो सैलुकस था
ये सिकंदर का सेनापति था। भाई सिकंदर हार गया था तो वो क्या किया था, भारत छोड़ के चला गया था, जहां उसकी फिर मृत्यु हो जाती है 323 ईसा पूर्व में। लेकिन ये जो सेल्यूकस निकेटर है, ये 305 में भारत पर इसने आक्रमण किया। क्यों किया? क्योंकि भाई ये क्या करना चाहता था कि जो सिकंदर के द्वारा भारत में जीते गए क्षेत्र थे उन पर ये क्या करना चाहता था, अधिकार करना चाहता था। इसलिए इसने क्या किया कि 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर ने भारत पर आक्रमण किया। इसमें क्या होता है कि युद्ध में सेल्यूकस को विफलता का आलिंगन करना पड़ा और जयलक्ष्मी चंद्रगुप्त को ही प्राप्त हुई। विफलता मतलब हार, आलिंगन में सामना करना पड़ता है, ठीक है, किसको, सेल्यूकस। इस युद्ध में क्या होता है कि सेल्यूकस जो है चंद्रगुप्त से हार जाते हैं और चंद्रगुप्त जो है जीत जाते हैं। इस फिर क्या होता है, जब सेल्यूकस हार जाते हैं तो ये संधि करते हैं, किससे, चंद्रगुप्त से। तो जब ये संधि करते हैं तो इस संधि की जो है 4 शर्तें होती। कितनी शर्तें होती? 4। पहली शर्त क्या है कि वर्तमान अफगानिस्तान तथा बलूचिस्तान का संपूर्ण प्रदेश जो खैबर दर्रे से हिंदुकुश पर्वत तक फैला था, सेल्यूकस ने जो है चंद्रगुप्त को दे दिया। मतलब पहली जो संधि के अनुसार इन्होंने क्या किया कि जो वर्तमान में उस समय जो अफगानिस्तान और बलूचिस्तान का जो संपूर्ण प्रदेश था उसे जो है, जो कि कहाँ से, खैबर दर्रे से हिंदुकुश पर्वत तक फैला था, जिसे किसने दे दिया था, चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को दे दिया। दूसरा क्या किया, दूसरी संधि की शर्त क्या थी, सेल्यूकस ने अपनी बेटी, इनकी बेटी का नाम क्या था, हेलेना या कार्नेलिया। हो सकता है आप लोगों ने एक सीरियल भी देखा हो, चंद्रगुप्त मौर्य का आता था जिसमें ये सब दिखाया गया। तो उसमें क्या है कि इन्होंने सेल्यूकस ने जो है अपनी पुत्री का विवाह जो है चंद्रगुप्त के साथ कर दिया। चंद्रगुप्त ने तीसरी संधि क्या की, चंद्रगुप्त ने 500 हाथी, कितने हाथी, 500 हाथी उपहार के रूप में सेल्यूकस को भेंट किए। मतलब कि चंद्रगुप्त ने 500 हाथी सेल्यूकस को उपहार स्वरूप भेंट किए। ठीक। चौथी संधि क्या थी, दूत विनिमय हुआ जिसके फलस्वरूप यूनानी राजदूत मैगस्थनीज पाटलिपुत्र आया। चंद्रगुप्त की इस विजय का एक अत्यंत महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि उत्तर पश्चिम में चंद्रगुप्त की साम्राज्य की एक निश्चित वैज्ञानिक सीमा निर्धारित हो गई, क्योंकि उसके साम्राज्य का विस्तार अब हिंदुकुश पर्वत तक हो गया। इसमें क्या होता है कि दूत विनिमय का मतलब है एक देश से दूसरे देश में वहाँ के बारे में जानकारी लेने, या वहाँ क्या हो रहा है, क्या वहाँ की राजनीतिक स्थिति है, क्या सामाजिक स्थिति है। और दूसरी बात ये भी होता है कि वहाँ का व्यापार। इसमें मतलब हम लोग क्या करते हैं कि एक दूसरा देश जो है अपने किसी जानकार व्यक्ति को दूसरे देश में दूत बनाकर भेजता है, तो ये इसको क्या कहते हैं, दूत विनिमय, जिससे कि मतलब जानकारी का आदान प्रदान होता है और चीज़ों का लेन देन होता है। तो भाई तो सेल्यूकस निकेटर ने जो है अपना किसको दूत बनाकर भेजा था, राजदूत मैगस्थनीज को। किसको भेजा था, मैगस्थनीज को। जब इन्होंने मैगस्थनीज को राजदूत बनाकर भेजा तो ये कहाँ पर आया, पाटलिपुत्र। क्योंकि भाई चंद्रगुप्त जो मौर्य थे वो कहाँ के शासक थे, मगध के। मगध एक राज्य था और मगध की राजधानी कहाँ थी, पाटलिपुत्र। कहाँ थी, पाटलिपुत्र। भाई राजा है तो कहाँ बैठेगा, राजधानी में। तो राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र। तो जो ये इनका राजदूत था, क्या नाम था राजदूत का, मैगस्थनीज, ये जो है पाटलिपुत्र में आया। और जब ये विजय इनसे हुई है तो इससे सबसे जो महत्वपूर्ण इनका परिणाम यह निकल के आया कि चंद्रगुप्त के शासन जो क्या नाम साम्राज्य की जो है एक निश्चित सीमा उत्तर पश्चिम में भी निर्धारित हो गई। अब इनका साम्राज्य कहाँ तक फैल गया था, हिंदुकुश पर्वत तक हो गया था। तो आज जो है हमने मौर्य वंश के सामान्य परिचय और चंद्रगुप्त के बारे में जो है आज हमने जानकारी ली, और कल की कक्षा में जो है हम मैगस्थनीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।